थोड़ी देर बाद वो तीनों कार में बैठे नारा की सड़कों पर से गुजर रहे थे। ड्राइविंग सीट पर तौफीक था, जबकि मेजर प्रमोद सोक्स के साथ उकबी सीट पर मौजूद था। मेजर प्रमोद ने मार्गरेट से माइकल के बारे में मालूमात हासिल करने के बाद सबसे पहले एक प्रॉपर्टी डीलर की मदद से एक रिहाइश का और एक कार का बंदोबस्त कर लिया, क्योंकि उसे मालूम था कि माइकल को तलाश करने के लिए उसे सख्त जद्दोजहद करनी पड़ेगी और इस जद्दोजहद के लिए उनके पास अपना एक ठिकाना और सवारी होनी चाहिए। और इस वक्त वो इसी कार में सवार उसी रिहाइश गाह की तरफ बढ़े चले जा रहे थे, जो एक मारूफ रिहायशी कॉलोनी में वाक़या थी। और तकरीबन 1 घंटे की ड्राइविंग के बाद वो इस रिहाइश गाह में पहुंच गए। सॉक्स पूरे रास्ते खामोश बैठी रही थी। तुम ब्लैक टाउन में कहाँ रहती हो? मेजर प्रमोद ने सीटिंग रूम में पहुंचते ही सॉक्स से पूछा। डब्ल्यू ब्लॉक के फ्लैट नंबर 8 में। इस ब्लॉक में 200 फ्लैट हैं और उन सब में सिर्फ औरतें रहती हैं, अकेली औरतें। मर्द सिर्फ उनकी इजाज़त से अंदर आ सकते हैं। सॉक्स ने जवाब दिया और मेजर प्रमोद ने असबात में सर हिला दिया। वो समझ गया कि सॉक्स का मतलब क्या है। चेरी की रिहाइशगाह कहाँ है? मेजर प्रमोद ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, सॉक्स ने जवाब दिया। तुम्हें मालूम है, इसलिए तुम बताओगी। मेजर प्रमोद का लहजा यकलहत बिगड़ गया। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम, सॉक्स ने घबराए हुए लहजे में कहा। लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखती हुई उछलकर फर्श पर जा गिरी। बताओ वरना, मेजर प्रमोद ने गुर्राते हुए कहा और उसके साथ ही उसकी लात उसकी पसलियों पर पूरी कुव्वत से पड़ी। वो 3 एवेन्यू में रहता है, वो वहीं रहता है। शदीद तरीन तकलीफ की वजह से उसका जिस्म पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़प रहा था, इसलिए उसने अटकते हुए लहजे में कहा था। क्यों छुपाया था तुमने? पहले बोलो, मेजर प्रमोद ने इंतहाई उसीले लहजे में कहा। उसे अगर पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगा, वो इंतहाई जालिम आदमी है, सॉक्स ने कहा। मैं उससे भी ज़्यादा जालिम हूँ, समझी? अब अगर तुमने मेरे सवाल का गलत जवाब दिया तो जिस्म की एक हड्डी तोड़ डालूंगा, मेजर प्रमोद ने उसी तरह गराते हुए कहा और बाजू से पकड़कर उसने एक झटके से सॉक्स को उठाकर खड़ा कर दिया था। अब बताओ, चेरी तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? बोलो, कोई कोड, कोई मखसूस फिक्रा जिससे हमें फौरी तौर पर चेरी तक पहुंचा दिया जाए। मेजर प्रमोद ने जेब से रिवॉल्वर निकाल कर उसकी नाल सॉक्स की कनपटी से लगाते हुए कहा। ब्लैक क्वीन, तुम अगर ब्लैक क्वीन का नाम ले दो तो तुम्हें फौरी तौर पर चेरी से मिलवा दिया जाएगा, सॉक्स ने कहा। इसका मतलब है कि तुम हमें हर सूरत में उस चेरी के हाथों खत्म कराना चाहती हो, इसलिए तुम ये कोड बता रही हो, मेजर प्रमोद ने गराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने ट्रैगर दबा दिया। सॉक्स की हलक से चीख निकली और वो उछलकर पहलू के बल नीचे गिरी और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकत हो गई। नॉनसेंस, हमें अहमक समझती थी, मेजर प्रमोद ने उसी तरह उसीले लहजे में कहा। मैं समझा नहीं मेजर, उसने ऐसी क्या बात की है? कैप्टन तौफीक ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो मेजर प्रमोद ने एक तवील सांस लिया। उसके कार्ड पर बाकायदा ग्रुप का कोड और नंबर दर्ज था और लाजमी बात है कि वहाँ ग्रुप कोड और नंबर ही राब्ते के लिए इस्तेमाल होते होंगे। ब्लैक क्वीन का नाम लेना तो वहाँ खुद अपने आप को मशकूक कराना है। ये अगर हमसे वाकई ताउन करना चाहती तो अपने किसी ऐसे साथी का नाम और उसका कोड नंबर बताकर हमें उनके हुलिये भी बता देती, ताकि हम उनके मेकअप में वहाँ पहुँच जाते। उसकी आखिरी लम्हे तक यही कोशिश रही कि किसी तरह हम मशकूक अंदाज में उस चेरी तक पहुंच जाएं, और वैसे भी उसे हलाक तो बहरहाल होना था, वरना हमारे वहां पहुंचने से पहले हमारे मुतालिक लाजमन वहां इत्तला पहुंच चुकी होती। मेजर प्रमोद ने तफसील बताते हुए कहा और कैप्टन तौफीक ने इस बात में सर हिला दिया। अब आप वहां जाएंगे? कैप्टन तौफीक ने कहा। हाँ, हमें बहरहाल एक क्ल्यू मिल गया है, लेकिन हमारा असल टारगेट वो माइकल है और मुझे यकीन है कि माइकल वहाँ लाजमन छिपा हुआ होगा और उसे किसी भी तरह ये मालूम हो चुका है कि हमें उसके बारे में इतलात मिल चुकी हैं। हो सकता है उस मार्गरेट ने की गलत निशानदेही कर दी हो, मेजर प्रमोद ने कहा। ठीक है, वैसे अंधेरे में टामक टोइयां मारने से तो बेहतर है कि हम किसी क्ल्यू के पीछे तो चलेंगे, कैप्टन तौफीक ने कहा। हाँ, और अब हमें स्याह फामों वाला खसूसी मेकअप करना पड़ेगा, वरना इन होलियों में हम वाकई वहाँ फौरी तौर पर नज़रों में आ जाएंगे। वो बड़ा वाला स्पेशल मेकअप बॉक्स ले आओ, मेजर प्रमोद ने एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा और तौफीक सर हिलाता हुआ मुड़ा और एक कमरे से बाहर निकल गया। तकरीबन 1 घंटे बाद वो दोनों अपनी कार में बैठे उस कोठी से निकलकर ब्लैक टाउन की तरफ बढ़े चले जा रहे थे, लेकिन अब वो दोनों एक्रीमी नीग्रो बने हुए थे। सॉक्स की लाश कार की उकबी सीट के दरमियानी हला में पड़ी हुई थी और इस पर कपड़ा डाल दिया गया था। मेजर प्रमोद का प्रोग्राम उसे किसी वीरान जगह पर फेंक कर आगे बढ़ जाने का था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि पुलिस को लाश उस किराए की कोठी से मिल सके। और थोड़ी देर बाद जब कार एक वीरान सड़क पर पहुंची तो मेजर प्रमोद ने कार का रुख एक बाई रोड की तरफ मोड़ दिया। काफ़ी आगे जाकर उसने कार दरख्तों के एक घने झंड में ले जाकर रोक दी और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। तौफीक ने कपड़ा हटाकर उकबी सीट से सॉक्स की लाश खींचकर बाहर निकाल ली। उसका चेहरा बिगाड़ दो ताकि अगर लाश किसी को मिल भी जाए तो फौरी तौर पर उसे पहचाना ना जा सके।
मेजर प्रमोद ने कहा और तौफीक ने जेब से पिस्टल निकाला और उसके भारी दस्ते की मदद से उसने सॉक्स की लाश का चेहरा बिगाड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद चेहरा कीमे में तब्दील हो गया तो उसने दस्ते को अच्छी तरह सॉक्स के लिबास से साफ किया और फिर वापस जेब में रख लिया। अब उसके लिबास की मुकम्मल तलाशी भी ले डालो। इसका कार्ड तो मेरे पास है, लेकिन हो सकता है उसके अलावा उसके पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो जिससे उसकी शनाख्त हो सकती हो, मेजर प्रमोद ने कहा और तौफीक दोबारा उस पर झुक गया। कुछ नहीं है मेजर। थोड़ी देर बाद तौफीक ने सीधे होते हुए कहा, ओके फिर आओ अब इस ब्लैक टाउन की भी सैर कर लें, मेजर प्रमोद ने कहा और कार का दरवाज़ा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। इस बार तौफीक उसके साथ साइड सीट पर बैठा और मेजर प्रमोद ने कार को थोड़ा सा बैक किया और फिर उसे मोड़कर आगे बढ़ाता हुआ वो उसे दरख्तों के झुंड से बाहर ले आया और चंद लम्हों बाद कार खासी तेज़ रफ्तारी से मेन रोड की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। मेजर, वो इमरान साहब अपने साथियों के साथ माइकल के पीछे हैं। हमें तो मार्गरेट से इस बारे में सारी तफसील मालूम हुई है, उन्हें कैसे मालूम हुआ होगा, तौफीक ने बात करते हुए कहा। वो बेहद ज़हीन और होशियार आदमी है, किसी न किसी तरह उसने भी पता चला ही लिया होगा, मेजर प्रमोद ने कहा। लेकिन मेजर, अगर वो हमसे पहले माइकल तक पहुंच गया तो फिर तो हमारी सारी जद्दोजहद ही बेकार चली जाएगी। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद तौफीक ने बात करते हुए कहा, कैसे बेकार चली जाएगी? हमारा मिशन तो उस तंजीम का खात्मा है जो बुल्गारिया की मादनी दौलत चोरी कर रही है, ताकि आइंदा के लिए ऐसी चोरियां बंद हो सकें। अगर माइकल इमरान के हाथों ख़त्म हो जाता है तब भी हमारा मिशन तो बहरहाल मुकम्मल हो ही जाएगा, मेजर प्रमोद ने जवाब दिया। लेकिन मेजर, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि इमरान साहब क्यों इस मिशन पर काम कर रहे हैं। मिशन तो हमारे मुल्क का है, तौफीक ने कहा। दूर अंदेशी और हिफ्ज़ मातकदम, ये दोनों अल्फाज ऐसे ही मौका के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जो तंजीम आज बुल्गारिया से मादनियात चोरी कर रही है वो कल पाकिस्तान से भी ऐसा कर सकती है, और जिस अंदाज में वहाँ वो औरत काम कर रही थी उससे तो यही जाहिर होता है कि वहाँ भी ये सिलसिला चल रहा था और हो सकता है कि इमरान ने उसके इस बारे में कोई मालूमात भी हासिल कर ली हो, मेजर प्रमोद ने जवाब दिया। और इस बार तौफीक ने इस बात में सर हिला दिया। वैसे मेजर प्रमोद, मेरी तो यही ख्वाहिश है कि ये मिशन इमरान साहब के बजाय हमारे हाथों मुकम्मल हो, इस तरह हम इमरान साहब से ये रेस जीत जाएंगे, तौफीक ने कहा। तो मेजर प्रमोद बेइख्तियार हंस पड़ा। ख्वाहिश तो मेरी भी यही है कि कर्नल डी के सामने सुरखरू हो सके और कर्नल डी को मैं बता सकूं कि वो मेजर प्रमोद इमरान से सलाहियतों में अगर ज़्यादा नहीं तो कम भी नहीं। इसीलिए मैं हत्तल वसा तेज़ी से काम कर रहा हूँ, लेकिन होगा वही जो मुकद्दर में लिखा जा चुका है, मेजर प्रमोद ने कहा। और तौफीक ने होंठ भींच लिए। मेजर, क्या सिर्फ माइकल के ख़त्म हो जाने से ये तंजीम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी? कोई और उसकी जगह ना ले लेगा? थोड़ी देर बाद तौफीक एक बार फिर बोल पड़ा। एक बार वो माइकल हाथ आ जाए तो उससे दोनों तंजीमों के बारे में तफसीलात मिल सकती हैं, और उसके बाद हमें सिर्फ इतना करना होगा कि सरकारी तौर पर ये तफसीलात हुकूमत क्रीमिया के सुपुर्द करनी होंगी। बाकी काम वो खुद कर लेंगे, क्योंकि वो भी इन तंजीमों से इतने ही तंग होंगे जितने हम, मेजर प्रमोद ने कहा। वो क्यों तंग होंगे मेजर? चोरी तो हमारी मादनियात हो रही हैं, उनकी लिबार्ट्रियों को तो ये खुद ब खुद मिल जाती हैं, तौफीक ने कहा। ऐसी बात नहीं, चोर बहरहाल चोर ही होता है, चाहे वो कहीं से भी चोरी करे। तुमने नहीं सुना कि ब्लैक गोल्ड का दायरा कार क्रीमिया, यूरोप और अफ्रीका है? लाजमी बात है कि ये लोग क्रीमिया से भी इंतहाई कीमती साइंसी मादनियात चोरी करते होंगे, जो अगर वैसे ही हुकूमत को मिल जाए तो उन्हें फ़ायदा है। अब तो उन्हें मुजरिमों से इंतहाई भारी कीमत पर उन्हें खरीदना पड़ता होगा, मेजर प्रमोद ने कहा। और तौफीक ने इस अंदाज में सर हिला दिया जैसे अब उसकी समझ में बात आई हो। और फिर थोड़ी देर बाद उन्हें ब्लैक टाउन की हदूद नज़र आने लग गई, क्योंकि हदूद से बाहर झाजी साइज़ के बोर्ड नस्ब थे जिन पर ब्लैक टाउन का नाम और उसके बारे में पूरी तफसीलात लिखी गई थीं। प्रमोद ने कार एक बड़े बोर्ड के सामने रोक दी जिस पर ब्लैक टाउन का तफसीली नक्शा बना हुआ था। तुम बोंट खोलकर कार को चेक करना शुरू कर दो, मैं तब तक इस चेरी के सोजा बीन बार कर लूँ और दूसरे बारों को चेक कर लूँ, वरना हम पर फ़ौरन चेक किया जाएगा कि हम सियाफाम होने के बावजूद उसका नक्शा देख रहे हैं। मेजर प्रमोद ने बोंट का हुक खींच कर उसे खोलते हुए कहा। और कैप्टन तौफीक सर हिलाता हुआ कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया और गौर से नक्शे को देखने लगा। ब्लैक टाउन से कारें आ जा रही थी, लेकिन आने और जाने वाली तमाम कारों में नीग्रो ही नजर आ रहे थे, इनमें एक भी सफ़ेद फार्म ना था। अभी मेजर प्रमोद नक्शे को देख ही रहा था कि एक स्याह रंग की लंबी सी कार उनके करीब आकर रुक गई। मेजर प्रमोद चौंक कर मुड़ा और कार की तरफ देखने लगा। कार की ड्राइविंग सीट पर एक स्याह फार्म नौजवान लड़की बैठी हुई थी। क्या बात है डियर, क्या फॉल्ट पड़ गया है कार में? लड़की ने खिड़की से सर बाहर निकालते हुए मुस्कुराकर कहा। तुमसे मतलब, तुम जाओ, मेजर प्रमोद ने स्याफामों के मखसूस अंदाज में होंठ सिकोड़ते हुए तेज लहजे में कहा। नए लगते हो, वरना जुरूमी को देखकर तुम ये बात ना करते। मेरी यहाँ सबसे बड़ी ऑटो वर्कशॉप है, जुरूमी ऑटो वर्कशॉप, और ब्लैक टाउन में हर वो आदमी जिसके पास कार है जुरूमी की खुशामद करना अपना फ़र्ज़ अव्वलीन समझता है। कहाँ से आ रहे हो और किसके पास जाना है तुम्हें? जुरूमी ने बुरा मनाए बगैर दांत निकालते हुए कहा।
ठीक हो गई है कार? उसी लम्हे तौफीक ने बोंट बंद करते हुए कहा। देखा, जरूमी का नाम सुनते ही फाल्ट होत बहुत ठीक हो जाता है। जरूमी ने हंसते हुए कहा। सट्याम को जानती हो? मेजर प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा। सट्याम? वो कौन है? बड़ा अजीब सा नाम है, मैंने तो पहली बार सुना है। जरूमी ने कहा। तो फिर जाओ, तुम उस लाइन की लड़की ही नहीं हो। मेजर प्रमोद ने कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठते हुए मुंह बनाकर कहा। क्या क्या कह रहे हो? किस लाइन की बात कर रहे हो? जरूमी ने चौंक कर कहा। मैं एडवेंचर लाइन की बात कर रहा हूँ। सट्याम एडवेंचर क्लब का चेयरमैन है। पर मेजर प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने कार आगे बढ़ा दी। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ते ही उसने जानबूझकर कार को 2-3 झटके देकर बंद कर दिया और उसी लम्हे जरूमी की कार उसके करीब आकर रुक गई। तुम मेरे साथ कार में आ जाओ एडवेंचर मैन, मेरे आदमी आकर कार ले जाएंगे, तुमसे ये नहीं चलती। वैसे ये भी तो एडवेंचर है ना एडवेंचर? जरूमी ने हंसते हुए कहा। हाँ वाकई, लेकिन मेरा ख्याल है असल एडवेंचर तुमसे मुलाकात है। मेजर प्रमोद ने कार से नीचे उतरते हुए कहा और जरूमी बेएहतियात खिलखिलाकर हंस पड़ी। आओ रॉबर्ट, एक बड़ा एडवेंचर हमारा मुंतजिर है, मेजर प्रमोद ने तौफीक से कहा और तौफीक मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा और चंद लम्हों बाद वो दोनों जरूमी की बहरी जहाजनुमा कार में सवार होकर ब्लैक टाउन की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। मेजर प्रमोद जरूमी के साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था जबकि तौफीक उकबी सीट पर था। कहाँ से आ रहे हो? जरूमी ने पूछा। ब्लैक टाउन के बाहर से, मेजर प्रमोद ने मुख्तसर सा जवाब दिया और जरूमी एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो अपने अंदाज से इंतहाई जिंदा दिल और एडवेंचर पसंद लड़की लग रही थी। कार अब ब्लैक टाउन में दाखिल हो चुकी थी और मेजर प्रमोद ने देखा कि ब्लैक टाउन में मौजूद तकरीबन हर आदमी की नज़रें आने जाने वाली कारों में बैठे हुए अफराद का इंतहाई बारीक बीनी से तज्जिया कर रही थी। लेकिन जरूमी की वजह से शायद उनकी तरफ किसी ने तवज्जो ना की थी। अलबत्ता हर जगह जरूमी खिड़की से बाहर हाथ निकाल कर लोगों से हेलो हेलो करती आगे बढ़ी चली जा रही थी। ब्लैक टाउन की आबादी इंतहाई वसी एरिया पर फैली हुई थी। यूँ लगता था जैसे ये एक मुकम्मल शहर हो। बाजार, रिहायशी इलाके, मार्केटें, बड़े बड़े प्लाजा, सिनेमा, क्लब, बारीक गर्ज ये कि यहाँ बड़े शहरों जैसा समा था, लेकिन जहाँ हर तरफ स्याफाम ही स्याफाम नजर आ रहे थे। इनमें से भी कोई गोरा मर्द नजर न आ रहा था और ना कोई औरत। जरूमी की कार थोड़ी देर बाद एक बड़े से अहाते में दाखिल हो गई और इसके साथ ही मेजर प्रमोद ये देखकर हैरान रह गया। ये वाकई एक बहुत बड़ी और वसी ऑटो वर्कशॉप थी जिसमें इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी नस्ब थी और बेशुमार लोग काम में मसरूफ़ थे। तुम उस ऑटो वर्कशॉप की मालिक हो? हैरत है, तुम तो मुझे खलंडर सी लड़की लग रही थी। मेजर प्रमोद ने कार से उतरते हुए इंतहाई हैरत भरे लहजे में जरूमी से मुहातिब होकर कहा तो जरूमी बेएहतियात खिलखिला कर हंस पड़ी। मैं चेरी की बेटी हूँ और चेरी ब्लैक टाउन का किंग है, समझे? जरूमी ने कार से उतरकर एक खूबसूरत दफ्तर की तरफ बढ़ते हुए कहा और मेजर प्रमोद और तौफीक दोनों जरूमी की बात सुनकर बेएहतियात चौंक पड़े। मगर हमने तो सुना है कि यहाँ हुकूमत ब्लैक क्वीन की है। मेजर प्रमोद ने जरूमी के पीछे एक वसी मगर इंतहाई आलिशान दफ्तर में दाखिल होते हुए कहा। तुमने दुरुस्त सुना है, लेकिन वो सिर्फ नाम की क्वीन है, असल किंग तो डैडी है और इस लिहाज से तुम मुझे ब्लैक प्रिंसेस कह सकते हो। जरूमी ने एक वसी व अरीज मेज़ के पीछे ऊंची पुश्त की रिवाल्विंग कुर्सी पर बैठते हुए बड़े फखरिया से लहजे में कहा। तुम उस चेरी की बात कर रही हो ना जो सोजा बिन क्लब का मालिक है? मेजर प्रमोद ने मेज़ की दूसरी तरफ रखी हुई कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हाँ हाँ वही। क्या तुम डैडी को जानते हो? जरूमी ने हैरान होकर कहा। अच्छी तरह जानता हूँ। मेजर प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा तो जरूमी के चेहरे पर बेएहतियात मुसरत भरे तासुरात उभर आए। उसने मेज़ के किनारे पर मौजूद एक बटन दबाया तो एक चपड़ासी अंदर दाखिल हुआ। काफ़ी लिया और एंथोनी को मेरे पास भेज दो, जरूमी ने तहकुमाना लहजे में कहा और चपड़ासी सर हिलाता हुआ वापस मुड़ गया। चंद लम्हों बाद एक और नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसने बड़े मोदबाना अंदाज में जरूमी को सलाम किया। एंथोनी, एडवेंचर मैन से चाबी लो, इनकी कार आउटबोर्ड के साथ खड़ी है, उसका फाल्ट दूर करके उसे यहाँ ले आओ। जरूमी ने एक बार फिर तहकुमाना लहजे में कहा। मुलाजमों से बात करते वक्त उसके लहजे के साथ साथ उसके चेहरे के तासुरात भी अक्सर इस तरह बदल जाते थे कि वो बात बात पर कह लगाने वाली खलंडरी सी लड़की लगती ही ना थी। वैसे तो ठीक थी, पता नहीं अचानक क्या हो गया है उसे, प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं चेक कर लूँगा सर, फिक्र ना करें, एंथोनी ने कहा और कीरिंग लेकर जरूमी को सलाम करके वो तेज़ी से मुड़ा और दरवाजे से बाहर निकल गया। उसी लम्हे वही चपरासी ट्रे उठाए अंदर दाखिल हुआ। उसने हार्ड काफ़ी की एक एक प्याली प्रमोद, तौफीक और जरूमी के सामने रखी और खामोशी से वापस चला गया। तुम्हारे डैडी जहाँ आते हैं? मेजर प्रमोद ने काफ़ी की प्याली उठाते हुए पूछा। यहाँ क्यों आएंगे? वो तो हफ्तों घर नहीं आते, यहाँ कैसे आ सकते हैं? जब से मम्मी फोत हुई है उनका ज़्यादा वक्त क्लब में ही गुजरता है, फिर वो मसरूफ़ भी तो बहुत रहते हैं, जरूमी ने कहा। इसका मतलब है कि तुम्हें वो बिल्कुल नहीं चाहते, प्रमोद ने मुँह बनाते हुए कहा। क्या कह रहे हो? डैडी मुझे नहीं चाहते? जितना वो मुझे चाहते हैं इतना तो शायद वो मम्मी को भी ना चाहते थे। हालांकि मम्मी और डैडी की मोहब्बत पूरे ब्लैक टाउन में मशहूर थी।
जरूमी ने उसीले लहजे में कहा तो मेजर प्रमोद बेइख्तियार हंस पड़ा। चलो शर्त लगा लेते हैं $10,000 की, प्रमोद ने कहा तो जरूमी बेइख्तियार उछल पड़ी। $10,000? क्या मतलब तुम नाराग के मालिक हो? कार तो तुम्हारी फटीचर सी है, शायद $2-3 से ज़्यादा ना होगी और शर्त लगा रहे हो $10,000 की, जरूमी ने कहा और मेजर प्रमोद बेइख्तियार हंस पड़ा। मेरा वेलिंगटन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और पता है मैं क्या इंपोर्ट करता हूँ और क्या एक्सपोर्ट? मेजर प्रमोद ने हंसते हुए कहा। क्या? जरूमी ने हैरान होकर पूछा। बहरी जहाज़ एक्सपोर्ट करता हूँ मुल्कों को, हुकूमतों को। मेरी अपनी जहाज़ी बनाने की इंडस्ट्री है और इंपोर्ट करता हूँ काटन यार्न। पूरे अक्रीमे में काटन यार्न का सबसे बड़ा बिजनेस मेरा है। अरबों डॉलर की मेरी रोज़ की आमदनी है, मेजर प्रमोद ने जवाब दिया तो जरूमी की आंखें हैरत से फटकर उसके कानों तक फैलती चली गईं। इतना बड़ा धंधा? ओ फिर तो तुम खरबपति होगे, कमाल है। मगर तुम्हारी कार? जरूमी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। ये सिर्फ एडवेंचर है, वरना मेरे कारों के बेड़े हैं। मेरे पास तो लेमोजीन और प्रिंस कारें भी मौजूद हैं, मेजर प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा और साथ ही उसने जेब में हाथ डाला और बड़े नोटों की एक मोटी सी गड्डी निकाल कर उसने मेज़ पर रखी और फिर उसने 10 नोट पेन से अलहदा करके मेज़ पर रखे हुए पेपर वेट को उठाकर उसके नीचे रख दिए। आहा, तुम वाकई खरबपति हो सकते हो, चलो मान लिया, लेकिन तुम किस बात की शर्त लगा रहे हो? जरूमी ने बड़े जोशीले अंदाज में कहा। उसकी नज़रें नोटों की गड्डी पर जमी हुई थी जो अपनी जहामत के लिहाज से $10 लाख की मालियत से कम की नज़र न आ रही थी। इस बात की कि तुम्हारे डैडी को तुमसे मोहब्बत नहीं और वो तुम्हारे कहने पर कभी भी यहाँ नहीं आ सकते। मेजर प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? ये क्या शर्त हुई? तुम वैसे ही ये रकम मुझे देना चाहते हो तो और बात है, जरूमी ने मुंह बनाते हुए कहा। अगर तुम हमारा जिक्र और शर्त की बात किए बगैर अपने डैडी को यहाँ फौरी तौर पर बुलवा लो तो ये नोट तुम्हारे, और अगर तुम्हारे डैडी ने फौरी तौर पर आने से इनकार कर दिया तो फिर उतने ही नोट तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे और साथ ही इस बात का ऐलान भी करना पड़ेगा कि तुम्हारे डैडी को तुमसे मोहब्बत नहीं। मेजर प्रमोद ने कहा। आहा, तो तुम जरूमी से शर्त लगा रहे हो मुझसे? ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन अगर ये शर्त लगानी है तो फिर उस पूरी गड्डी की लगाओ ताकि डैडी को अगर काम छोड़कर आना पड़े तो मैं उसे भी बता सकूं कि मैंने कितनी बड़ी रकम जीती है, जरूमी ने कहा और मेजर प्रमोद बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। ओके, लेकिन शर्त यही होगी कि तुम उसे ये नहीं बताओगे कि तुमने शर्त लगाई है या हम यहाँ हैं, और ये भी बता दूं कि अगर तुम शर्त हार गई तो मैं इतनी रकम तुमसे वसूल भी कर लूँगा। मेजर प्रमोद ने सामने रखी हुई नोटों की गड्डी आगे बढ़ाते हुए कहा। शर्त हारने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आज तो वाकई एडवेंचर डे है। जरूमी ने जल्दी से नोटों की गड्डी को झपटते हुए कहा। देखो, ये तो अभी पता चल जाएगा कि ये एडवेंचर डे तुम्हारे लिए है या मेरे लिए, मेजर प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा और जरूमी ने सर हिलाते हुए मेज़ पर रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। लाउडर भी ऑन कर देना ताकि मैं भी सुन लूँ कि तुम्हारे डैडी क्या जवाब देते हैं, मेजर प्रमोद ने कहा और जरूमी ने असबात में सर हिलाते हुए लाउडर का बटन ऑन कर दिया। यस, सोजा बिन क्लब राब्ता कायम होते ही एक रफ्त सी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। जरूमी बोल रही हूँ, डैडी से बात कराओ। ओ अच्छा मिस जरूमी, दूसरी तरफ से इस बार इंतहाई नर्म लहजे में जवाब दिया गया। हेलो, क्या बात है जरूमी, हैरियत? चंद लम्हों बाद एक भारी सी आवाज़ सुनाई दी। डैडी, 1 मिनट ज़ाया किए बगैर बस रिसीवर क्रेडल पर रखो और उठकर यहाँ मेरे पास ऑटो वर्कशॉप में आ जाओ, बस फ़ौरन 1 मिनट भी ज़ाया ना करना डैडी, जरूमी ने बड़े लाड भरे लहजे में कहा। अरे क्यों, क्या हुआ? हैरियत है? इतना सख्त आर्डर? दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। सख्त तरीन आर्डर है, बस यूँ समझो मार्शल लॉ आर्डर है। वैसे हैरियत है, लेकिन बस फ़ौरन डैडी आ जाओ, मैं तुम्हें एक खास चीज़ दिखाना चाहती हूँ अभी और इसी वक्त, जरूमी ने कहा। क्या चीज़? आहर क्या हो गया है तुम्हें? क्या कोई दौरा पड़ गया है? चेरी की हैरत भरी आवाज़ सुनाई दी। फिर वही देर, डैडी तुम जानती तो हो कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो क्या होगा? एक फायर होगा और जरूमी की खोपड़ी सैकड़ों टुकड़ों में तब्दील हो जाएगी। बोलो फिर, जरूमी ने धमकी देते हुए कहा। अरे ये गज़ब ना करना, मैं आ रहा हूँ अभी इसी लम्हे, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। देखा, मैं शर्त जीत गई, मेरा एडवेंचर डे है ना आज, जरूमी ने रिसीवर रखकर खुशी से उछलते हुए कहा। अभी तुम्हारे डैडी तो आ जाए, मेजर प्रमोद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसी लम्हे दरवाज़ा खुला और एंथोनी अंदर दाखिल हुआ। कार तो ओके है मिस, मैंने चेकिंग कर ली है, एंथोनी ने चाबियां मेजर प्रमोद की ओर बढ़ाते हुए कहा। ठीक है, तुम लोगों का तो हाथ भी लग जाए तो ये कारें खुद बहुत ठीक हो जाती हैं, मेजर प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा और एंथोनी और जरूमी दोनों मुस्कुरा दिए। एंथोनी खामोशी से वापस चला गया। यहाँ तुम्हारा कोई अलग कमरा तो होगा, मेजर प्रमोद ने कहा। हाँ है, मेरा ज़ाती रेस्ट रूम है। क्यों? जरूमी ने चौंक कर पूछा। मैं तुम्हारे डैडी को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ, तुम हम दोनों को वहीं पहुँचा दो और फिर डैडी को लेकर वहाँ आ जाओ, फिर तमाशा देखना, लेकिन ये सुन लो कि तुमने उसे हमारे मुतालिक और शर्त के मुतालिक कुछ नहीं बताना, वरना सरप्राइज़ ख़त्म हो जाएगा, मेजर प्रमोद ने कहा और जरूमी मुस्कुरा दी।
ठीक है, आओ, जरूमी ने कुर्सी से उठते हुए कहा और मेजर प्रमोद और तौफीक दोनों उठ खड़े हुए। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक बड़े से कमरे में पहुंच गए जो वाकई रेस्ट रूम के अंदाज में इंतहाई नफीस फर्नीचर से सजा हुआ था और जरूमी तेजी से बाहर को चली गई। अब ख्याल रखना तौफीक, हमने चेरी और जरूमी दोनों पर इस तरह काबू पाना है कि दोनों को कोई ज़र्ब न आए। जरूमी पर तशद्दुद की धमकी चेरी को मजबूर कर देगी कि वो असल बात उगल दे और ये हमारी खुशकिस्मती है कि चेरी इस तरह अकेली हमारे हाथ आ जाए। मेजर प्रमोद ने तौफीक से कहा और तौफीक ने सर हिला दिया और फिर दोनों बंद दरवाजे की दोनों साइडों में खड़े हो गए। दोनों ने मशीन पिस्टल निकाल कर उन्हें नाल से पकड़ लिया। आहर तुम बताती क्यों नहीं कि क्या हो गया है, कैसा सरप्राइज, क्या एडवेंचर? थोड़ी देर बाद दरवाजे की दूसरी तरफ से चेरी की भारी मगर हैरत ज़दा सी आवाज़ सुनाई दी।